तो ये कैसे हुआ कि आपने कंसोर्टियम बताई और उसके बाद बताया कि जी फौजी फर्टिलाइज़र आप इस कंसोर्टियम का हिस्सा हो गए? तो उन्होंने इसलिए बिडिंग से पहले विड्रॉ कर लिया। क्या एफएफसी एक स्टेट एंटिटी नहीं है? टेक्निकली यस। शायद खाकान साहब ने कहा 1 रुपया ना देते वो पीआईए के लिए, मैं अगर पीए के लिए बिड करता तो 1 रुपये से ज़्यादा ना करता। कि उससे ऊपर तो एक पैसे हैं। आई ऑब्वियसली डू नॉट एग्री टू इनसे इट। क्या है वैल्यू? अगर मैं आपसे पूछूं यार ब्रैश टैक्स क्या मिलेगा मुझे पीआईए खरीद के? यू आर गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी क्वाइट फ्रैंकली वैल्यूएशन कोई $1 बिलियन के करीब है। बिल्कुल पीआईए के जैसा केस हो के एक फ्लैग बेयरर हो, उसको आपने प्राइवेटाइज किया हो, इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन। दुनिया में कहीं हुआ है ऐसे? वर्स्ट केस सिनेरियो अलिटालिया बैंकरप्ट हुई। दे ट्राई टू सेल इट टू इतिहाद एयरवेज। इतिहाद में नहीं चला पाई। इवेंचुअली कंपनी पक्की बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। इंटरनेशनल प्लेयर्स बिड क्यों नहीं किया, आपका ख्याल है? सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि ये उनके बिजनेस प्लान में बैठते नहीं। पीआईए के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी फॉर मल्टीपल रीजन। यू ऑल नो दैट रीजन। कुछ महीने पहले पोस्ट आई थी, पीपल कंपेयर्ड इट टू 9/11। आई डोंट नो पोस्ट पेरिस वाली। जी। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest back on the podcast, Abdullah Hafiz Khan साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मैं आपकी इंट्रो करने ही वाला था तो मैंने सोचा मैं आपसे पहले खुद इस पॉडकास्ट पे पूछ लूँ, क्या आप अभी भी पीआईए का हिस्सा हैं? अब तो बिक गई। तो आपका टाइटल रहा या आप किधर है इस सिचुएशन? नहीं, अभी तक तो हैं। आई डोंट नो हाउ वुड इट गो इन नेक्स्ट 2 to 3 months, लेकिन टिल दैट टाइम मैनेजमेंट टेक्स ओवर। तब तक तो ये चार्ज फिलहाल है। आगे लेट्स सी क्या बनता है। अच्छा, मैं बिफोर वी गेट इनटू द पीआईए सेल और क्या अच्छी प्राइस थी क्या नहीं थी, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल पे द रिटेंशन फी ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर 1 year और ये, तो आपने अभी 2 to 3 months क्यों कहा? आपने 1 साल क्यों नहीं कहा? अच्छा, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। वन, जो कंडीशन है, जो प्री कंडीशन सेट हुई थी प्राइवेटाइजेशन से ऊपर, उसमें ये था कि जी आप फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम चेंज नहीं करेंगे, ब्रांड नेम आप इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, टेल पे से झंडा आप नहीं उतारेंगे और आप एम्प्लॉयज़ को 1 साल के लिए रिटेन करेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट कि ये तमाम चीज़ें तो होनी है, लेकिन उस पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी मैनेजमेंट टीम भी आप चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज जो बंदा भी आया है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आया है पीआईए को चलाने के लिए, तो उसका ऑब्वियसली एक अपना प्लान होगा, एक अपना जहन होगा, एक अपना गेम प्लान होगा उसका कि उसने किस तरीके से चलना है। उसके लिए उसको अपनी टीम चाहिए होगी। मे बी ही कैन गेट द टीम फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और मे बी ही विल ब्रिंग द टीम फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन इन एनी केस मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर तो ऑब्वियसली सिचुएशन वुड बी वेरी डिफरेंट एंड आई डोंट सी कि वो 1 साल तक उन चीज़ों को कंटिन्यू होगा। लेकिन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बिड पे, जो विनिंग बिड है उनकी टीम कंसोर्टियम ओवरऑल कि एविएशन में ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली एयरब्लू का था, एयरब्लू डिडंट विन, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही होती है, आप अपना फ्लैग बेयर सॉर्ट ऑफ बेच रहे हैं या आप अपना उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि एविएशन एक्सपीरियंस हो? और फिर आपने अभी बात की कि वो अपनी मैनेजमेंट टीम्स आना चाहेंगे, मतलब आरिफ हबीब साहब हैं या सिटी स्कूल है या वेरियस पार्टनर्स जो हैं इसमें, इन सब की अपनी अपनी इंडस्ट्री में तो बहुत रिडिकुलस सक्सेस है माशाल्लाह, लेकिन इस इंडस्ट्री को क्या वो जानते हैं? फॉर एग्जांपल एविएशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है टू माय अंडरस्टैंडिंग, सो हाउ डज दैट वर्क? अच्छा, सो इट वाज अ प्री कंडीशन फॉर द प्राइवेटाइजेशन बिडिंग कि आपके पास या आपके कंसोर्शियम के अंदर कोई ना कोई एविएशन एक्सपर्ट या एविएशन के रिलेटेड एक्सपीरियंस इंसान या कोई कंपनी होनी चाहिए। एयरब्लू ऑब्वियसली वाज इन द एविएशन, तो वो तो उनको अपना एक्सपीरियंस क्वालिफाई करते हैं। जो लकी ग्रुप था YBG वाले, दे हैड पेगासस एयरलाइन एज देयर कंसल्टेंट्स। और यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप है, जो विनिंग ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप, इनके साथ सीब्री कंसल्टेंसी। अच्छा, सीब्री कंसल्टेंसी एक US बेस्ड कंसल्टेंसी जो कि एविएशन के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी उन्होंने 4-5 हज़ार जहाज़ उनकी कंसल्टेंसी के थ्रू या उनकी इन्वॉल्वमेंट के तहत एयरलाइंस ने एक्वायर किए, आइदर थ्रू देयर बिजनेस प्लान और थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स और थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स जो कि उन्होंने कहीं लीज अरेंज करके दिया, कोई और चीज़ करके दिया। तो बल्कि दी अदर दे वर सेइंग कि जी सीब्री इज़ द मैकेंजी ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, सो दे हैव सीब्री एज देयर कंसल्टेंट। तो वो जो कंसल्टेंसी की क्वालिफिकेशन थी वो उन्होंने उसको साथ शामिल करके किया, तो दैट इज़ देयर एक्सपीरियंस। अच्छा, हैविंग सेड दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें,
एक बड़ा मशहूर कॉल है उसके ऊपर कि वो रिचर्ड ब्रांसन का जब उसने बनाई कि उसने जब एयरलाइन खोली तो किसी ने उसे पूछा कि हाँ जी भाई हाउ डू यू फील नाउ, तो उसने कहा जी आई वॉज अ बिलियनर, नाउ आई एम अ मिलियनर। ठीक है, सो एविएशन के अंदर मार्जिन्स बहुत रेजर थिन होते हैं, बहुत छोटे मार्जिन्स हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन आदी हैं अच्छे हेल्दी मार्जिन के साथ काम करने के लिए, अदरवाइज़ वो उसमें जाते नहीं हैं। और अगर कोई रियल स्टेट में है तो उसका तो बिज़नेस मॉडल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, बिज़नेस रियल स्टेट के अंदर तो पैसे और तरीके से आते हैं, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन्स के साथ आप ऑपरेट करते हैं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द मेगा कंसोर्शियम ऑफ ऑल द मेजर कॉर्पोरेट हाउस इन पाकिस्तान would tackle this situation। और ये आगे चीज़ें जिस तरीके से अनवेल होंगी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अच्छा, एक और बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि मैंने खैर ये एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग इस तरह की चीज़ों में बिड्स की हुई हैं, तो वो जब आप बिड करते हैं तो कंसोर्टियम आप पहले बताते हैं, तो ये कैसे हुआ कि आपने कंसोर्टियम बताई और उसके बाद बताया कि जी फौजी फर्टिलाइज़र आप इस कंसोर्टियम का हिस्सा हो गए? अच्छा, उसमें एक और कंडीशन ये थी कि जो बिडिंग में आ गए ना वो बाद में शायद शामिल नहीं हो सकते। तो उसकी वजह से बिकॉज फौजी फाउंडेशन या FFC ग्रुप ने ये ख्याल किया कि जी एज अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के बजाय हम एज अ माइनॉरिटी पार्टनर इस पूरे के अंदर आते हैं, तो उन्होंने इसलिए बिडिंग से पहले विड्रॉ कर लिया। सो आई थिंक दिस वाज डिसाइडेड, और ये रूमर्स भी थे और फिर हमें कुछ अर्सा पहले पता भी चल गया था कि जी मे बी 2 ऑफ द ग्रुप्स माइट मर्ज टुगेदर। ठीक है, पॉपुलर परसेप्शन ये था कि FFC बीइंग द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस इन पाकिस्तान वुड रिमेन एक्टिव इन द बिडिंग, लेकिन इवेंचुअली उनके बिजनेस प्लान में ही उनके कंसल्टेंट्स ने बोला होगा कि बजाय आप इंडिपेंडेंटली उठाएं, इट्स बेटर टू गेट अ पार्टनर इनटू इट एंड विड्रॉ फ्रॉम द बिडिंग प्रोसेस एंड देन जॉइन द विनिंग पार्टी लेटर ऑन। सो आई थिंक ये चीज़ होनी थी एंड दिस वाज समथिंग विच वाज इन द कार्ड्स इवन वीक्स एंड मंथ्स बिफोर द फाइनल बिडिंग प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, प्राइवेटाइजेशन होती है जब एक स्टेट एंटिटी बिकती है एक प्राइवेट एंटिटी को, क्या FFC एक स्टेट एंटिटी नहीं है? टेक्निकली यस, तो प्राइवेटाइज तो ना हुआ ना, अगर मेरा आप ये कान खींचे ये बात तो देखें, पॉइंट उसके ऊपर यही है। फ्रॉम लीगल स्टैंड पॉइंट एंटिटी एंड इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ ओन्ड बाय ए स्टेट इंस्टीट्यूट बट वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज अ प्योर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एक प्योर कमर्शियल इंटरेस्ट रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी एक सब्सिडरी है जो कि पहले एक फॉरेन गवर्नमेंट के साथ भी थी, लेकिन फॉरेन एंटिटी के साथ भी थी, और उसके बाद वो ओन्ड बाय फौजी फाउंडेशन है। उसने आगे एक और कंसोर्शियम को ज्वाइन किया है जो कि PI को जिसने एक्वायर किया। सो अगर आप इनडायरेक्टली बात करें तो मे बी इट इज़ येस, लेकिन देन अगेन दे आर नॉट मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं इस पूरे के अंदर। तो उसके अंदर है ये कि दे आर पार्ट ऑफ द कंसोर्शियम एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एज अ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे ख्याल में दिस टेक्निकली इज़ प्राइवेटाइजेशन इन द सेंस कि स्टेट डज नॉट नाउ कंट्रोल दिस ऑर्गेनाइजेशन, और वो अब आगे उन्होंने प्राइवेट हैंड्स में दे दिया, यानी प्योरली कमर्शियल इंटरेस्ट के हाथ में दे दिया। अब आ जाते हैं प्राइस पे। शाहिद खाकान साहब ने कहा इसी पॉडकास्ट पे कुछ दिन पहले कि 1 रुपया ना देते वो PI के लिए, कि उससे ऊपर तो एक पैसे से हैं। What are your thoughts? I obviously do not agree to it because ये डिस्कशन सिर्फ उस दिन नहीं हुई। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम के ऊपर ही बैठ के हमने डिस्कशन की थी। आई हैड बीन इन्वॉल्व इन मल्टीपल प्रेजेंटेशंस और मल्टीपल प्लान्स जो कि बने सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड, और बहुत सारे टाइम के ऊपर वी एक्चुअली presented the whole business plan to the government on 2 occasions to अब्बासी साहब when he was the prime minister। और ये डिस्कशन उस टाइम पे कैबिनेट रूम के अंदर भी होती थी कि जी $1 वैल्यू आप उसकी दे दें। मेरे ख्याल में ये फेयर बात इसलिए है, नंबर 1 देखें, ही एंड everyone else needs to understand that this is a state-owned enterprise. This organization actually belongs to the people of Pakistan, not on the whims of anyone, in the sense ये उनकी हो सकता है एक टेक्निकल ओपिनियन हो, जितनी फाइनेंशियल सूझबूझ वो रखते हैं उस हिसाब से मे बी इट मेक्स सेंस टू हिम, बट देन अगेन अगर इतने बड़े ग्रुप 135 अरब रुपया लगा रहे हैं एंड दे वर इवन विलिंग टू गो बियॉन्ड दैट, इट मीन्स कि इसकी वैल्यू है तो सही, वैल्यू एग्जिस्ट करती तो है, अदरवाइज तो वो कहते हैं भाई ठीक है हमें भी $1 के ऊपर दे दें। लेकिन सर क्या है वैल्यू? अगर मैं आपसे पूछूं यार ब्रैश टैक्स क्या मिलेगा मुझे PI खरीद के? देखें, टू बिगिन विद यू आर गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी क्वाइट फ्रैंकली वैल्यूएशन कोई $1 बिलियन के करीब है।
ठीक है, बैलेंस शीट जो पीआई की है जिसमें एसेट पार्क हुए हैं वो 181 बिलियन के। क्या वो एसेट्स उनको मिल गए हैं ये सारे देखें, एसेट्स? एसेट आपके कागज़ पे आपके पास आए तो है ना, मतलब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन तो आपकी बैलेंस शीट पे होती है। कंपनी की वैल्यूएशन पड़े हुए ग्लास और मग के ऊपर तो नहीं होती, कंपनी की वैल्यू है कि जी उसके ऊपर डली हुई। अब आप उनकी एसेट रीवैल्यूएशन कराएं, लेट सपोज, या आप ये देखें कि कंपनियों की किताबों पे फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंड पॉइंट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपकी बैलेंस शीट पे जो आपके एसेट रिकॉर्ड हुए हुए होते हैं, ऑन मोस्ट ओकेजन दोज आर ऑन डिप्रिशिएटेड वैल्यू। यानी एक आपने लिया हुआ है, हर कुछ अरसे बाद एसेट टेक्निकली डिप्रिशिएट हो रहा होता है और आपकी बुक के अंदर उनकी वैल्यू कम होती जा रही होती है। ठीक है, फिर आपको नया एसेट एक्वायर करते हैं, वो रियल वैल्यू पे आता है, फिर ऐसे ऐसे इस तरह का वो कम होना शुरू होता है। अभी 181 बिलियन का एसेट आपकी कंपनी में पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि टेक्निकली 181 बिलियन रुपीज़ की कंपनी है तो सही। अच्छा, फिर उसका अर्निंग पोटेंशियल ऑन टॉप ऑफ दैट है, यानी अगर पीआई इस टाइम पे 200 सवा 200 अरब रुपया कमाता है और अगर आप छोटे से रिफॉर्म्स करके या थोड़ा सा नेटवर्क बढ़ा के आप इसकी सेल को 1.2 बिलियन डॉलर तक खींच लेते हैं, ठीक है, तो वो टर्नओवर देखें, वो इट सेल्फ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाता है। नंबर 3, इसका एक ऑपरेटिंग मार्जिन है, यानी इस साल भी मेरे ख्याल में हम 11 या 12 बिलियन रुपीज़ पे कंपनी को बंद करेंगे ऑन प्योर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। सो ये इसका एक अर्निंग पोटेंशियल भी है। यानी आप ये देखें कि यू आर नॉट जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी फॉर द सेक ऑफ इट, यू आर एक्चुअली बाइंग अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस एंटिटी दैट इज़ वायबल, दैट is generating value for you, not in terms of your revenue turnover, but also in terms of profitability. लेकिन अगर मैं आपसे फिर फ्लिप साइड पूछूं, फिर एक अवाम है जो कह रही है, खाकान साहब तो कह रहे हैं ना कि 1 रुपए की, फिर बहुत सारी अवाम है जो कह रही है कि यार गवर्नमेंट को तो कुछ मिला ही नहीं, उनको पेनीज ऑन द डॉलर मेरा, बाकी सारा तो री इन्वेस्ट हो रहा है पीआईए में। क्या उनकी आर्ग्यूमेंट सही है? नहीं, इसलिए सही नहीं है क्योंकि आप ये देखें कि ठीक है, गवर्नमेंट की किटी में 10 अरब आए और अगर लेट्स सपोज वो आगे 25% भी बेच देते हैं तो फिर 55 अरब रुपए आए। लेकिन जो एंटिटी है, देखें, गवर्नमेंट के पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो अभी भी 25% स्टेक रखती है, उसने कुछ चेक्स लगा दिए उसके अंदर कि जब वो पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि कंपनी दे दी तो उसके बाद उसने फेस वैल्यू पे 135 अरब कह दिया तो और जब उसकी कंपनी एक्वायर कर ली तो सारा पैसा जेब में डाल के चला जाएगा। ये पैसा इन्वेस्ट होगा इनटू दी ऑर्गेनाइजेशन और इसके चेक्स गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रखे हुए। आहिस्ता आहिस्ता तरीके से वो इसी तरीके से इसको अनवेल कराएगी, इसकी शेयर होल्डिंग को डिसॉल्व कराएगी, डाइवेस्ट कराएगी, जिस तरीके से पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। सो गवर्नमेंट वन ऑन पार्ट owning 25% of the organization would take a lot of benefit out of it, क्योंकि वो उसकी एक कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जा रही है। जो अभी लेट्स सपोज 25% शेयर जो हैं वो लेट्स सपोज 50 या 55 अरब रुपए के बनते हैं, अगर 2 या 3 साल के अंदर पीआई अपने अच्छे पोटेंशियल के ऊपर आना शुरू हो जाती है तो इसकी वैल्यू प्रॉब्ली 100 अरब हो जाएगी, 125 अरब हो जाएगी इसी 25% स्टेक का, इवन अगर लेट्स सपोज वो नहीं डिसॉल्व करते। दूसरा ये बात समझना चाहिए कि देखें, गवर्नमेंट बड़े मैक्रो लेवल पे चीज़ें सोच रही होती है। उसने इंडस्ट्री भी रेगुलेट करनी है, उसने जॉब भी बनानी है, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करा के देनी है, उसने पाकिस्तान के अंदर से फॉरेक्स भी जनरेट करना है। ये सारे के सारे काम एक अच्छी हेल्दी पीआई उसको करके देगी। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से पैसे बनाएगा। गवर्नमेंट अगर ये पूरा प्रोसेस यानी पूरा प्रोजेक्ट, आप इसको कहेंगे पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है और उस तरह जाता है कि जिस तरह जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट माइट एंड अप मेकिंग मच मोर देन व्हाट दिस होल ट्रांजैक्शन वैल्यू वाज ऑन अ मैक्रो एनवायरमेंटल लेवल। कभी ऐसा हुआ इंटरनेशनली कि बिल्कुल पीआईए के जैसा केस हो के एक फ्लैग बेयरर हो, उसको आपने प्राइवेटाइज किया हो, एंड इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन? दुनिया में कहीं हुआ है ऐसे? ऑन सम ओकेजन्स येस, ऑन सम ओकेजन्स नो। तो मिक्स हिस्ट्री इसलिए है बिकॉज देन अगेन वो डिपेंड करता है कि किसके पास है। वर्स्ट केस सिनेरियो अलिटालिया बैंकरप्ट हुई, दे ट्राई टू सेल इट टू इतिहाद एयरवेज, इतिहाद ने नहीं चला पाई, इवेंचुअली कंपनी पक्की बैंकरप्ट होकर बंद हो गई। गवर्नमेंट एक्चुअली हैड टू क्रिएट अ न्यू एयरलाइन विच इज़ कॉल्ड एयर इटालिया नाउ, ठीक है। सो दैट इज़ अ बुरी सिचुएशन। ऑन द अदर हैंड लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, पार्टली ओन्ड, majority privatized, they are now into the private hands, और मेरे ख्याल में दोनों आर गुड इनफ एयरलाइंस, यानी दुनिया की बड़ी एयरलाइनों में इन दोनों का शुमार होता है। KLM भी आई थिंक उसकी भी मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा, KLM की भी मेजॉरिटी इज़ हेल्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स और माइनॉरिटी शेयर जो हैं वो मेरे ख्याल में स्टिल गवर्नमेंट की कोई फंड क्रिएट होल्ड करता है। सो आई थिंक सक्सेस स्टोरीज हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, आपने अभी इतिहाद की बात की विद द इटालियन एयरलाइन एग्जांपल, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि यू नो एमिरेट्स, इतिहाद, कतर और इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स, आई नो एज कंसल्टेंट्स तो आए, लेकिन बिड क्यों नहीं किया, आपका ख्याल है?
बहुत अच्छा सवाल, इसलिए बिकॉज ये सवाल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि ये उनके बिजनेस प्लान में बैठते नहीं हैं। उनका ग्रोथ, उनका विजन फॉर द नेक्स्ट 20 years इज़ वेरी डिफरेंट कंपेयर्ड विद हैविंग अ वेरी लोकलाइज्ड अरेंजमेंट एट अ स्मॉल लेवल कंट्री। ठीक है, मैं ये दोनों बातें इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज अभी रियाद एयर बन रही है, तो देयर वाज अ डिस्कशन कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिच कर रही है सऊदी गवर्नमेंट को कि जी वो पीआई को उठा लेंगे, पीआई का जो है वो मेजॉरिटी शेयर उठा लें। और उन्होंने कहा देखें जी वो तो इतना hundreds of billions of dollars इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन अ न्यू एयरलाइन, तो वो पीआई को भी उठा सकते हैं। पीआई तो few $100 million की गेम है। बट पॉइंट इज़ वाई वुड दे इन्वेस्ट इनटू इट, बिकॉज उनका विजन ये है कि उन्होंने ग्लोबल हब बनाना है अपने मुल्क को, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट कराना है थ्रू देयर ओन कंट्री। ठीक है, एयरलाइंस, जिस तरह हमारी लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, एयरलाइंस आर प्रोडक्ट ऑफ इकॉनमी एंड एयरलाइंस आर कंसिडर्ड एज अ ड्राइवर ऑफ द इकॉनमी। बिल्कुल। सो आप अपने मुल्क के अंदर एक हब बना रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जी बिजनेस एक्टिविटी भी आएगी, टूरिज्म भी आएगा, सारे लोग आपके मुल्क के अंदर आएंगे और आपका मुल्क का ओवरऑल प्रोफाइल बढ़ेगा। उसके अंदर पीआईए बैठता नहीं है, बिकॉज पीआईए तो पाकिस्तान है ना, उनका विजन उनके मुल्क के लिए है कि जी उस मुल्क को उन्होंने बड़ा करना है। तो तुक नहीं बनती कि जी लेट्स सपोज वो पीआई को उठाएं और पीआई के पुराने जहाज़ों को उठाएं और उठाने के बाद उसके साथ क्या करें, बिकॉज इन जहाज़ों को वो अपने नेटवर्क में डाल नहीं सकते। ठीक है, और वो अपने नेटवर्क को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ज़्यादा वो ये करते हैं कि एमिरेट्स ने जिस तरीके से श्रीलंकन एयरलाइन उठाई थी कि जी उन्होंने श्रीलंकन एयरलाइन उठाई, श्रीलंकन एयरलाइन का तमाम इंटरनेशनल नेटवर्क बंद किया, कोलंबो या कैंडी से उन्होंने सिर्फ दुबई की फ़्लाइटें ऑपरेट की, और वो करते थे कि इधर से लेके आते थे दुबई को हब बना के आगे अपने एमिरेट्स के नेटवर्क के ऊपर पैसेंजर्स को लेके जाते थे। दैट इज़ दी ओनली मॉडल दे कैन एक्चुअली लुक इनटू। अदर देन दैट, और वो भी पाकिस्तान में हो नहीं इसलिए नहीं सकता बिकॉज पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज लोगों को बांटी गई हैं कि अगर कोई एक एयरलाइन उठा के पीआई के जहाज़ से उठा के सिर्फ यानी फॉर एग्जांपल दोहा को या अबू धाबी को या दुबई को हब बना ले, तो वो उसके लिए बिजनेस वाइबल नहीं रहता, ये बिजनेस प्रॉपोजिशन वाइबल नहीं। तो उनकी कोई तुक नहीं बनती कि वो इस पूरी चीज़ को उठाए। और अगेन आई एम सॉरी टू टेकिंग इट लॉन्ग इन द सेंस, आप ये देखें कि पाकिस्तान इज़ अ लोकलाइज्ड इकॉनमी ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम अपने उतने ग्लोबल नहीं हैं, हमारी एविएशन इंडस्ट्री भी अभी बहुत नेसेंट स्टेजेस पे, और जो हमारे यानी वही प्रिविलेजेस जो कि इन एयरलाइंस को इंडिविजुअली हासिल हैं, जब वो आके एक इस तरह की एयरलाइन उठाएंगे तो यही प्रिविलेजेस जो हैं वो उनके काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे उनके लिए। सो दे अंडरस्टैंड द लूप होल्स एंड द बैक डोर्स एंड दे नो कि जी इस जगह के ऊपर फ़ायदा कोई नहीं है। आपने अभी कहा ना कि फॉर एग्जांपल सब जो एयरलाइंस हैं उनकी अपनी एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है। फिर आपने ये भी कहा कि इटालियन लाइक जो गवर्नमेंट थी दे हैड टू सेट अप अ न्यू एयरलाइन व्हेन देयर एयरलाइन फेल्ड। क्यों? मतलब अगर आपसे पूछूं कि यार अगर पीआईए एग्जिस्ट ही ना करे, 2 साल में ये कंसोर्टियम फॉर वट एवर रीज़न नहीं चला पाए, बंद हो जाए, वाई डज पाकिस्तान एक वर्ल्ड वाइड हब कनेक्टर तो मुश्किल ही है अभी बने, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर, तो हमें क्यों ज़रूरत है? देखें, आपकी गवर्नमेंट की एक बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट होती है पूरे पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करना। पीआईए इन इट सेल्फ क्यों बनी थी, मतलब अगर आप इस बात को सोचें ना तो आपको इसका जवाब मिल जाता है। पीआईए को क्रिएट इसलिए किया गया था बिकॉज उस टाइम पे कायद आज़म का विजन ये था कि भाई 2 डिफरेंट विंग्स हैं 2 जगहों के ऊपर, और अगर हमारी अपनी कोई एयर कनेक्शन ना हुआ तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना अगर दरमियान में कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। और वो आज के लिए डिस्कशन हो रही है कि जी बांग्लादेश हमारे साथ रह सकता था अगर दरमियान में इंडिया ना होता, यानी हम कन्फेडरेशन बना लेते, हम कुछ और कर लेते, दरमियान में इंडिया ने हमारा रास्ता तोड़ दिया तो हम बिल्कुल भी उस पूरे चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, जंग के अंदर उनको मदद नहीं पहुँचा पाए। So that is the primary reason that government की one of the major consideration is providing connectivity to areas जो कि geostrategically important होती हैं, either administratively or geostrategically। ठीक है, Why can't a private airline do that? because commercial interest कई दफ़ा अलाइन नहीं करते गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ। केस इन पॉइंट ये है कि जी फॉर एग्जांपल गिलगित है, गिलगित आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है आपके गिलगित बल्तिस्तान का। ठीक है, फ़्लाइट्स ऑन मोस्ट ओकेजन्स वाइबल नहीं होती, वेरी वेदर प्रोन फ्लाइट्स, वेदर ख़राब है, आपकी कॉस्टिंग एकदम ठक करके आउट होती है कि आपने पूरा जहाज़ भर के लेके गए, लैंड किए बगैर ले आए, और अगले दिन उन मुसाफिरों को आपने दोबारा लेके जाना है। ठीक है, सो वाइबल नहीं है। अब अगर आप कहें कि भाईजन ये तो अब कमर्शियली तो ये डजंट मेक सेंस, बट भले वो सेंस ना मेक करती हो, आपको वो कनेक्ट तो रखना है ना मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ। तो लेकिन अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट्स प्राइवेटाइज्ड, एक कंसोर्टियम है, आर दे लीगली लाइव, मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या अब पीआईए को कह सकती है कि ये गिलगित आपने मिसाल जिस तरह दिया
कि अब आपने ये फ़्लाइट चलानी है, बेशक आपको इस पे ख़ास प्रॉफिट नहीं हो रहा है या लॉस भी हो रहा है? लीगली कह सकती है, इन्फोर्समेंट का एक इशू आएगा। लीगली इसलिए कह सकती है बिकॉज आपकी नेशनल एविएशन पॉलिसी के अंदर एक छोटा सा एक की नोट लगा हुआ उसके ऊपर कि हर एयरलाइन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उनको सोशो इकोनॉमिक रूट्स पे भी चलाना है, हर सूरत में चलाना है, ठीक है। जो नहीं चलाती हैं वो एक स्मॉल फ़ी जो है वो पे कर देती हैं उसके बिहाफ पे। सो लीगली तो दे आर दे आर सपोज टू डू दैट, बट डजेंट मीन कि वो हर सूरत में चलाएंगे, दे माइट गेट अवे विद दैट कि ना चलाएं। सो इन एनी केस होता ये कि इस चक्कर में गवर्नमेंट की इवेंचुअल रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसने कनेक्शन बनाने। हम खुल के बात करें, नॉट एज द स्पोक्स पर्सन फॉर द एयरलाइन, मैं खुल के बात करता हूँ जी। एयर पंजाब का भी वन ऑफ द रीज़न इज दिस ना कि बिकॉज उनका ख्याल ये है कि जी लाहौर को उनको एक हब बनाना है और लाहौर के हब के तौर के ऊपर दिस इज़ हाउ दे वुड ऑपरेट। इवन सियाल वाले जो हैं जो सियालकोट के अंदर से निकले थे, उनका भी प्राइमरी रीज़न तो ये था कि उन्होंने सियालकोट के एयरपोर्ट को या सियालकोट को एज अ हब बनाना था ट्रेड एंड कॉमर्स का, कि जी आप कनेक्ट करेंगे उसको कराची के साथ, मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ, आप कार्गो का पोटेंशियल कार्गो की फैसिलिटी बनाएंगे। तो मेन पर्पस तो यही होता है ना कि आपने किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को आपने दुनिया के साथ कनेक्ट कराना है और उसके लिए आपको एयरलाइन की ज़रूरत है। अच्छा, अब होता ये है कि हर चीज़ जो कि नॉर्मली बोलते हैं पीपल लाइक जिसका अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था, जो कहते हैं कि यार ये प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ये चीज़ क्रिएट होनी चाहिए और ये जो है ना एक देयर इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ थिंग्स। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि जी लेट्स सपोज आप पीआई को आज विड्रॉ कर दें और पीआई को बिल्कुल आप ज़ीरो करके ख़त्म कर दें, तो इवेंचुअली कुछ अरसे बाद कुछ अरसे के लिए वैक्यूम क्रिएट होगा और उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई की वजह से एक्सटर्नल फोर्सेज आके उस वैक्यूम को फिल कर लेंगे। जिस तरह वेदर में होता है कि जी आपका एक लो वेदर फिनोमेना आ गया है, लो और प्रेशर एयर का, और उसको कवर करने के लिए बाहर से हवाएं आ जाती है। लेकिन इट कैन नॉट हैपन ऑन मोस्ट ओकेजन्स और ऑन ऑल ओकेजन्स फॉर पर से, इन द सेंस कि कई दफ़ा किसी एक पर्टिकुलर एरिया की या किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इंटाइस करे किसी दूसरे को वहाँ से लेके आने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेटा एक बड़ा आजकल एक हॉट डेस्टिनेशन है तमाम एयरलाइंस के लिए या पॉलिटिकली, कि जी कोयटा के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। वाई? बिकॉज रास्ते की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी एयर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अब एयर कनेक्टिविटी टेक्निकली तो बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या वाइबिलिटी उसकी इतनी अच्छी है कि एयरलाइंस अपनी कराची इस्लामाबाद को ख़त्म करके कराची कोयटा या इस्लामाबाद कोयटा की फ़्लाइटें चलाएंगी? ठीक है, कराची इस्लामाबाद या कराची लाहौर ब्रेड बास्केट है, आप समझे, तमाम एयरलाइंस के डोमेस्टिक ऑपरेशंस की। कोयटा नहीं है, पेशावर नहीं है, लेकिन पेशावर और कोयटा क्या लेस इंपॉर्टेंट शहर है? नहीं, ये बात भी नहीं है। सो कहने का मकसद उसके ऊपर ये है कि जब आप प्योरली इकोनॉमिक कंसिडरेशन से चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसके अंदर तो फिर आप यही चीज़ें देखते हैं। हर चीज़ डिमांड सप्लाई से कवर नहीं होती। या तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। गवर्नमेंट क्या, जिस तरह इंडिया के अंदर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा 2 फेजेस में उसको डिवाइड करते हैं, हमने जी एयरफील्ड्स बढ़ानी है, पूरे भारत के 80% हमने जगह को जो है वो एयरफील्ड्स बना के हमने उसके साथ कनेक्ट करना है, एंड गवर्नमेंट विल स्टार्ट इंजेक्टिंग मनी इनटू इट। वो एयरलाइंस को उन्होंने एक इंसेंटिव इस तरीके का दिया कि जी आप यहाँ पे ऑपरेट करें, अगर 80% आप नहीं उड़ा पाएंगे तो जो आपका डिफरेंशियल होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। अगर 80% के ऊपर आपने ऑक्यूपेंसी अचीव कर ली तो 100% आपका, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट नहीं करेगी। जस्ट टू सपोर्ट द एयरलाइंस कि वो एटलीस्ट वहाँ पे वो चीज़ें चलाएं। तो इधर वो केन्जियन इकोनॉमिक मॉडल के तहत आप यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी और गवर्नमेंट अपने पैसे लगा के डिमांड क्रिएट कराए, लेकिन वो तो है नहीं। अब वो है नहीं। दूसरा तरीका उसके ऊपर ये है कि जी फिर आप नेचुरल फोर्सेस से डिमांड सप्लाई पे मैनेज करें, वो ये हो नहीं पाएगा। सो ये बहुत सारी कंसिडरेशन, इट इज़ नॉट जस्ट जब आप इस तरह की चीज़ें इस तरह के आप आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं ना कि जी गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस रनिंग अ बिजनेस एंड गवर्नमेंट ये नहीं चल पाया, या गवर्नमेंट से रोटी का प्लांट नहीं चल पाया, गवर्नमेंट से फलानी चीज़ नहीं कर पाए। देखें, जो लोग वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं वो किसी न किसी पर्पस की खातिर करते हैं। हम हमेशा जो है जब भी हम आपस में बात कर रहे होते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम कि जिस बंदे ने ये पहला डिसीजन लिया ना वो स्टूपिड इंसान नहीं था, उसका कोई ना कोई रैशनल था जिसकी वजह से उसने लिया। ठीक है, यू कैन आर्ग्यू अगेंस्ट नेशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, अदरवाइज 50s and 60s के अंदर तो लोग ये कह रहे थे कि हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। एंड देन यू कैन ऑल्सो आर्ग्यू अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन और डाइवेस्टमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, दोनों साइड के आर्गूमेंट अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन दोनों साइडों के ऊपर कोई ना कोई थॉट या कोई सेंस तो प्रिवेल करती थी। सो जब ये सेंस प्रिवेल की जिसकी वजह से एयरलाइन क्रिएट हुई, ये सेंस भी है कि जिसकी वजह से आप डाइवर्स्ट आउट होगी, लेकिन आप हर चीज़ को एक मायोपिक फ्रेम के साथ या एक छोटे फ्रेम के साथ नहीं देख सकते कि चूँकि मुझे इस टाइम पे पीआई के अंदर 10 अरब साल का नुकसान हो रहा है तो जी मुझे ये ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ता है कि क्या ये 10 अरब
का जो मैं पैसे डालूंगा या ये जो 10 अरब का लॉस है, इसके बदले मुझे कोई 50 अरब की एक इंडस्ट्री क्रिएट हो रही हो या एक इकोसिस्टम बन रहा हो, क्या वो है करने के लिए? नहीं। अभी आपको एक परफेक्ट केस इन पॉइंट देता हूँ, and I'm not making an argument against privatization or for privatization. I'm just laying down the fact because right now I think we are having a very academic discussion. मैं आपको मिसाल देता हूँ, ओमान एयर कल परसों मैं पूरे नंबर्स पढ़ रहा था, ओमान एयर कंसिस्टेंटली पिछले एक डेकेड के अंदर से लॉस में जा रही है, एंड दे हैव द बेस्ट फ्लीट इन गल्फ, ठीक है, द बेस्ट फ्लीट इन गल्फ, और वो पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। मतलब इतने तो वो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ नहीं है कि वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग एन एयरलाइन। उनका एक ग्रेटर विजन है, उस ग्रेटर विजन के अंदर वो समझते हैं कि जी मस्कत को भी एज अ रीजनल हब हमें प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज हमारी लोकेशन दुबई से ज़्यादा बेहतर है या हमारी लोकेशन जद्दा या रियाद से फॉर एग्जांपल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। उसके अंदर ये दे आर टेकिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट rather than as an expense, ठीक है। अब मुझे एक बात बताए ना कि अभी आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, तो मैं सोच रहा था कि हमारी पिछली जब पॉडकास्ट हुई थी, वी डिस्कस्ड, आई बिलीव इट वाज कॉल्ड द ओपन स्काइज पॉलिसी, जो 90s में शायद नवाज शरीफ साहब थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने हमें बताया कि उसकी वजह से ऐसा हुआ था कि एमिरेट्स और कतर और ये सब भी इधर आना शुरू हुए थे। एट ए स्टेट लेवल व्हाट विल द चेंजेस बी मेड टू द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ताकि अब इनने ये फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ ख़रीद ली। एक बहुत फेमस एग्जांपल है ऑफ PTCL's प्राइवेटाइजेशन, जो लोग हमेशा उसको कहते हैं कि यार देखो ये होता है जब प्राइवेटाइज़ करो और इसलिए कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता और कचरा है, आपको पता है जो एक नैरेटिव चलता है। पॉइंट मेरा ये है कि इट वुड बी, जिस तरह आपने कहा, इन द नेशंस ग्रेटर इंटरेस्ट कि PIA सक्सेसफुल, इट वुड ऑल्सो बी इन द नेशंस ग्रेटर इंटरेस्ट कि एक प्राइवेटाइजेशन की सक्सेस स्टोरी हो, सो दैट इन केस दे वांट टू डू मोर प्राइवेटाइजेशन या दे वांट टू मेंटेन द स्टेट एसेट, दोनों में एक ये ट्रांजिशन ज़रूरी है कि अच्छी जाए। तो आपने जिस तरह हमें पहले समझाया कि वो कंपैरेटिव एडवांटेज लोकली तो था नहीं PIA के पास, और वहाँ से उनकी स्ट्रगल्स शुरू हुई और एस्केलेट होती गई। अब ये लोग आ रहे हैं, एक कंसोर्टियम आ रही है, ये तो देखें एंड ऑफ द डे इसको एज ए बिज़नेस चला रहे हैं। कायदे आज़म पाकिस्तान के ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने जा रहे थे। आई डोंट नो, आरिफ हबीब साहब आई एम श्योर बहुत पेट्रियाटिक होंगे, एंड दैट ग्रुप इज़ वेरी पेट्रियाटिक, बट दे आर ऑल्सो बिजनेस पीपल, दे वांट टू मेक मनी। क्या कुछ ऐसी लॉज या कोई डिस्कशंस हुई हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि PIA को इस तरीके के एडवांटेजेस मिलेंगे सो दैट इट कैन प्रॉस्पर? देखिए, दो तरह के एडवांटेजेस हो सकते हैं इस पूरी चीज़ के ऊपर। एडवांटेज नंबर 1 कि आपको एक प्रिविलेज्ड स्टेटस मिले। प्रिविलेज स्टेटस का मतलब ये है कि यू गेट द परमिशंस क्विकर देन एनीवन एल्स। आप कहीं पे भी जाना चाहें, आपके पास पहला राइट हो कहीं पे भी ऑपरेट करने का। आई थिंक इनमें से कुछ प्रिविलेजेस PIA को ब्रांड नेम की हैसियत से ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ASAs विद अबाउट आई थिंक 97 countries, वी हैव लैंडिंग परमिशन स्लॉट्स विद ओवर 190 डेस्टिनेशंस। तो वो तो ऑलरेडी गिवन है आपके पास, यू ऑलरेडी हैव दोस, ठीक है। सो वो प्रिविलेज आपको रहेगी और वो प्रिविलेज आपको आगे भी ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्जांपल, अभी हम लंदन की फ़्लाइटें शुरू कर रहे हैं, हमारे पास हीथ्रो की स्लॉट्स हैं विच इज़ दी एयरपोर्ट ऑफ लंदन। कोई और एयरलाइन ऑपरेट करना चाहेगी, उसको हीथ्रो नहीं मिलेगा, उसको लूटन जाना पड़ेगा, स्टैनफोर्ड जाना पड़ेगा किसी और। हम पुरानी एयरलाइन है, हमारे पास वो स्लॉट्स हैं, वी हैव दोस प्रिविलेजेस अवेलेबल। कोई और एयरलाइन आती है, लेट्स सपोज एक नए ब्रांड नेम के साथ आती है, उसको अपने आप को पहले डिजिग्नेट करवाना पड़ता है कि जी मैं लेट्स सपोज ईरान ऑपरेट करना चाह रही हूँ या मैं अज़रबैजान ऑपरेट करना चाह रही हूँ, तो मुझे जो है पहले डिजिग्नेटेड कैरियर का मुझे आप स्टेटस दें, फिर उसकी परमिशन होगी, फिर उसके बाद ये होगा। PIA ने सिर्फ शेड्यूल अप्लाई करना है कि जी मैं फ़लानी तारीख से आ रहा हूँ और वील गेट दोस परमिशन। तो दो सर्टन प्रिविलेजेस आर ऑलरेडी अवेलेबल विद PIA। नाउ द अदर पार्ट इज़ दैट इज़ प्योरली कमर्शियल स्टैंड पॉइंट के ऊपर से मे भी गवर्नमेंट को थोड़ी सी रेगुलेशन करनी पड़े कि जिसके अंदर उनको सेकेंडरी पॉइंट्स या सेकेंडरी हब्स या सेकेंडरी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, जो कि थोड़े से पुराने, मैंने सोशो इकोनॉमिक्स के ऊपर और प्राइमरी से नीचे जो दरमियान के हैं, फॉर एग्जांपल सखर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, ठीक है, ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर शायद गवर्नमेंट को थोड़ी सी रेगुलेशन इस तरीके की करनी पड़े कि ये यहाँ से भी इनको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना बिजनेस के लिए वाइबल हो जाए, ठीक है।
हो सकता है उनको कुछ इंसेंटिव देना पड़े, हो सकता है कुछ सर्विसेज उनको सस्ती करनी पड़े। जिस तरह आप ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूके हमने स्टार्ट किया, तो अब यूके के अंदर हम जा रहे हैं, तो यूके की एयरपोर्ट हमें मार्केटिंग के पैसे देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैनचेस्टर कहता है जी हम आपको इतने पैसे देते हैं, बर्मिंघम एयरपोर्ट कहता है जी मेरे से पैसे ले लें, लेकिन आपने ऑपरेट यहाँ पे हर सूरत में करना है। सही। ठीक है, बिल्कुल मिनिमम मार्जिन के ऊपर दे आर विलिंग टू ऑपरेट विद यू बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ दैट इंटेंस है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो एयरपोर्ट प्राइवेट एंटिटीज़ हैं तो ये काम कर सकती हैं। पाकिस्तान में एयरपोर्ट टेक्निकली प्राइवेट एंटिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी पड़ेगी। मे बी यू गेट सेकेंडरी हब्स, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ डिस्कशन कि कराची के अंदर एक सेकेंडरी एयरपोर्ट होना चाहिए टूवर्ड्स दी अदर साइड, ये जो हाईवे वाली साइड है जहाँ पे पूरा नया कराची बनता हुआ है, और वहाँ पे अगर वो फॉर एग्जांपल सस्ते हों, लैंडिंग पार्किंग चार्जेस सस्ते हों, तो इट विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव फॉर द एयरलाइंस। वो कॉस्ट जो कि शायद मैं नॉर्मली गोइंग टू दी सेकेंडरी पॉइंट्स में नहीं मैं पूरी कर पा रहा, अगर मुझे एक सस्ता एयरपोर्ट मिल जाए मैं वहाँ पे पूरी कर पाऊँगा। अगर मुझे उसके साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए मैं वो पूरी कर पाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लाहौर सियालकोट अब 1.5 घंटे की मोटरवे का सफ़र है। मैं कहूँ जी लाहौर में मुझे बहुत हैवी फॉग मिल रही है, लेकिन सियालकोट के अंदर मेरे पास इतना अच्छा एयरपोर्ट है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की उस पर लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं कि जी मैं आराम से उनसे मैं सियालकोट चला जाऊँ तो सियालकोट से लाहौर 1.5 घंटा लोग आराम से ड्राइव करके चले जाएंगे। तो ये इंसेंटिव गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज अब रियलिटी चेंज होगी। अब रियलिटी ये चेंज हुई है और ये रियलिटी अभी कुछ अर्से बाद लोगों को हिट करना शुरू करेगी कि जी ना पीआईए वुड बी रनिंग एज अ कमर्शियल एंटिटी बाय दीज ग्रुप्स, जो कि आपने बहुत बोले। तो जब वो प्योर कमर्शियल कंसिडरेशन आएंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फरमाइशी प्रोग्राम वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह अभी आपको आ रहा होता है डेरा गाजी खान की फ़्लाइट होनी चाहिए, तो डेरा इस्माइल खान की फ़्लाइट होनी चाहिए, तो आप पारा चिनार का एयरपोर्ट जो है वो दोबारा आप बहाल करें। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन कमर्शियली इट डज़ नॉट मेक सेंस। पीआईए को यू कुड हैव फोर्स्ड टू डू इट। यानी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ढाका है हमारा, बहुत अच्छी ओपनिंग हुई है बांग्लादेश के साथ आफ्टर मैनी डेकेड्स। अब वहाँ पे आपको अर्जेंटली फ़्लाइट कनेक्शन चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी एयरलाइन नहीं ऑपरेट कर सकती, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि हमने ढाका जाना है, हमने हर सूरत में जाना है, क्योंकि दरमियान में इंडिया पड़ता है। बांग्लादेश की 3 तरफ इंडिया है, आप इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस नहीं कर सकते। अब यहाँ से आप जाएँ श्रीलंका की तरफ और श्रीलंका से आप बे ऑफ बंगाल से अंदर घुसें तो फ़्लाइट फिजिबल नहीं रहती। ठीक है, इसकी वजह से हम ऑपरेट नहीं कर सकते। बांग्लादेश पे तो ये मसला नहीं है, पर बंगाली एयरलाइंस भी ऑपरेट नहीं कर पा रही। सो कहने का मकसद इसके ऊपर ये है कि वहाँ पे अगर कमर्शियल कंसिडरेशन के ऊपर हो रही है और यहाँ पे नॉन कमर्शियल के ऊपर थी, तो अब यहाँ पे भी उसी तरह ही सोचा जाएगा चीज़ों। तो ये रियलिटी अभी कुछ अर्से में हिट करना शुरू होगी, और उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अपने आप को या रेगुलेटर्स को अपने आप को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा। सर मैं आपको चलें, हमने कंसोर्टियम के क्या मसले मसाइल होंगे या आप एंड द पीआईए टीम के क्या फ्यूचर होगी, ये सारा तो हो गया। मुझे बताएं फ्रॉम अ ले मैन, जब मैं हूँ, नथिंग टू डू विद पीआईए, नथिंग टू डू विद एनीथिंग, भाई हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या हमारा टैक्स कम होगा? क्या अब जब मैं जहाज़ लेट से मैं आई नो कुछ महीने तो अभी वो टेक ओवर में लगेंगे, फिर उनको कुछ टाइम मिलेगा, जो भी लेट से 5 years डाउन द रोड, 3 years डाउन द रोड, इस प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अभी तक मुझे ये नहीं समझा पाई, या शायद मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। राइट, मुझे क्या एयरलाइन सस्ती मिलेंगी? क्या मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा? मतलब ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल वेयर डज दिस हेल्प मी? Alright, so you have to understand that पीआईए के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी फॉर मल्टीपल रीजंस, यू ऑल नो दैट रीजंस। वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने थ्रू अ प्रोसेस इंश्योर कर लिया कि वो होगी। यानी ये 135 अरब, ये 125 अरब पीआईए के अंदर आएगा, तो नेचुरली पीआईए के प्रोडक्ट पे लगेगा, पीआईए की रिलायबिलिटी पे लगेगा, पीआईए के फ्लीट पे लगेगा, पीआईए की परफॉर्मेंस या प्रोसेसेस पे लगेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट किसी जगह के ऊपर लग रही होती है तो 2 काम होते हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट का प्रोफाइल बेहतर होता है। नंबर 2 कि जब इन्वेस्टमेंट आ रही होती है तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही होती है, जिसका मतलब है मोर जॉब्स, मोर सप्लाई, ओवरऑल जो उसके साथ लोग शामिल हैं वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन। सो एवरीथिंग कम्स विद इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ वाई हम हर बंदा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढने को निकलता है ना, कि इन्वेस्टमेंट ढूंढ के आए, इन्वेस्टमेंट ढूंढ के आए। तो ये बेनिफिट तो नेचुरली आएगा। दूसरा, मैं पर्सनली जो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट्स इनहेरेंटली इनएफिशिएंट होती हैं। मतलब इसमें किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का कसूर नहीं है।
governments generally world over are inefficient. Private sector is supposed to be more efficient on two counts. One, government के अंदर चूंकि पैसा आप आवाम का लगा रहे होते हैं, तो उसके अंदर you actually have to ensure greater transparency, which means that your whole process is actually becomes much longer and much more expensive. मैंने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, मैंने ये ग्लास ख़रीदना है, तो मुझे इसके ऊपर टेंडर करना है, मुझे 4 लाख रुपए का इस पर इश्तिहार लगाना है, उसके बाद मैंने 4 महीने का इस पर प्रोसेस करना है, उस पर मैन आवर्स लगेंगे, उसके ऊपर जी ग्रीवेंसेस भी आएंगे, उसके अंदर फलाना भी होगा. प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने ख़रीदना है, तो मैंने अपने बंदे को बोलना है कि जाओ जाके 12 ग्लास ले आओ और मुझे बिल दे दो उसका, और मैं बिल क्लियर कर दूंगा. और इसका जवाब मैंने अपनी अकाउंटेबिलिटी से देना है, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये पैसा किसी एक बंदे का पैसा है या मेरी जेब का पैसा है. ठीक है, तो वहाँ पर एफिशिएंसीज जल्दी हो जाती हैं. सो कहने का मकसद ये है कि आप एक तो पैसा लग रहा है, दूसरा आपके बिजनेस प्रोसेसेस क्विकर हो रहे होंगे, नेचुरली होंगे. मतलब ये रिगार्डलेस ऑफ विच ग्रुप एक्चुअली एक्वायर्स इट, नेचुरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रोसेसेस मच क्विकर. फॉर एग्जांपल मैंने एक जहाज़ ख़रीदना है, मुझे जहाज़ अगर मैंने पेपरा के थ्रू ख़रीदना है तो मुझे 1.25 साल लगेगा, प्रोवाइडेड आई स्टार्ट द प्रोसेस टुडे. ठीक है, अगर मेरी जेब में पैसे हैं और मैं जहाज़ ख़रीदने मार्केट में जाऊं, तो मैं प्रॉब्ली अगले 2 या 3 हफ्तों के अंदर मैं कोई ना कोई डील बना के लेके आ सकता हूँ. सो दोनों में फ़र्क है. मैं जब जहाज़ के ऊपर पहुंचता था फाइनलाइज करने के लिए, तो मुझे पता लगता था कि जो जहाज़ अवेलेबल था मुझे 6 महीने पहले, वो लग चुका है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है. बिकॉज कोई बंदा मेरे लिए इंतज़ार नहीं करेगा कि जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा तब मैं दूंगा. तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में सेलिब्रेट करने वाली और की जानी चाहिए. इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं आपसे, आई एम श्योर अवाम ने बहुत पूछा होगा, तो मैं ही पूछ लेता हूँ. एक कुछ महीने पहले पोस्ट आई थी जिस पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को बैकलैश मिली. People compared it to 9/11. I don't know if you know post. पेरिस वाली. जी 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 बिल्कुल. What happened? अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है. अच्छा, देखें, you need to understand from commercial standpoint, that is one of the most successful campaigns of PIA in the recent history. ठीक. Okay. जो रिकॉल उस पोस्ट के ऊपर जनरेट हुआ फॉर वट एवर कॉन्ट्रोवर्सी और वट एवर नेगेटिव कॉन्टेशन या जो भी था, उन चीज़ों की वजह से हमें जो उसकी एडवर्टाइजिंग वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो $2 से $3 मिलियन की बनती थी. $2 से $3 मिलियन की कैंपेन पाकिस्तान में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं कर पाते. सो और वो आपको ऑर्गेनिकली मिल गई बिकॉज ऑफ वट इट वाज. सो कमर्शियली इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल कैंपेन. हाउएवर ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन ये नहीं थी. जब वो पोस्ट बनी थी या जब वो एड बना था, तो किसी ने सोचा हुआ नहीं था कि इस तरीके से कंस्ट्रू किया जाएगा. और मैं अक्सर ये बात बताता हूँ कि मल्टीपल लोगों ने वो ऐड देखा छपने से पहले विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो सब ने देखा. किसी को वो जहाज़ आईफिल टावर के अंदर जाता हुआ नज़र नहीं आया. ठीक है, उसके बाद उसको हमने अखबार में लगाया. हाफ पेज का ऐड था. अच्छा. सुबह 5 बजे 6 बजे अखबार आया होगा, कुछ नहीं हुआ. फिर उसके बाद 11 बजे उसकी सेरेमनी हुई, वही ऐड उसके बैकड्रॉप पे लगा हुआ था. उसको टीवी ने लाइव दिखाया, कुछ भी नहीं हुआ. किसी के जहन में वो बात नहीं आई. बात आनी शुरू हुई जब 1:30-2 बजे. अच्छा, हुआ ये कि चूँकि वी वर फ्लाइंग, हमारी एक सेरेमनी वहाँ थी, तो वी एक्चुअली हैड टू टेक दैट फ्लाइट. तो वो 7-8 घंटे जो आपका फ़ोन बंद रहा ना, उसके अंदर सारी कारस्तानी ख़राब हुई. बिकॉज इस तरह की चीज़ों के ऊपर तो आपको बहुत क्विकली आना पड़ता है ना, तो वो टाइम दरमियान जो आ गया उसकी वजह से वो गड़बड़ होगी. अच्छा, उससे पहले कोई 5-6 दिन पहले से इंडियन डिफरेंट पेजेस ने उसके ऊपर एक बड़ी ख़ास किस्म की कैंपेन चलानी शुरू की थी PI की फ़्लाइट्स के ऊपर, और उन्होंने प्रॉपर प्लेसमेंट्स करवाई. वेदर ठीक है, सो मच सो कि जी उन्होंने टेररिस्ट दिखाने शुरू कर दिए कि जी फ़लानी टाइम स्क्वायर पे ये पकड़ा गया था, तो फ़लानी जगह पे ये पकड़ा गया था, और इन्होंने ये कर दिया था और उन्होंने वो कर दिया था. एंड दैट वाज अ कैंपेन दैट वाज गोइंग ऑन. इसी टाइम के ऊपर 1-1:30 बजे जब इंडियन मीडिया अपेरेंटली जागा, तो उन्होंने उठा के देखा और उन्होंने उसके ऊपर एक नेगेटिव कॉनोटेशन निकाली कि देखें ये क्या हो गया. और उसके बाद उन्होंने 1979 का एक PI का ऐड निकाला जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना था. तो उस टाइम पे हमने एक कैंपेन बनाई थी, और उस टाइम पे दैट कैंपेन वाज मेड बाय एक कंपनी थी थॉमसन बेट्स, या लंदन बेस्ड कंपनी थी विद इन ऑफिसेज इन न्यूयॉर्क. उस टाइम पे वो उन्होंने जनरेट किया. एंड एट दैट टाइम इवन इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल कैंपेन. एट दैट टाइम इट वाज perceived as a very very creative way of actually showing कि जी आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं कि जहाज़ के सिलोवे जो है 2 बिल्डिंग्स के ऊपर पड़ रहा है. किसी ने सोचा हुआ तो नहीं था ना कि आज से कोई 40 साल बाद या 31-32 साल बाद एक बंदे को ख्याल आएगा और वो जाके जहाज़ उन बिल्डिंग से मार भी देगा. ठीक है, तो nobody thought even at that time.
उन्होंने वो इश्तिहार निकाला कि ये तो शुरू से था, और उसके बाद उन्होंने लिखा जी ये तो जहाज़ उसके अंदर जा रहा है, ऊपर से वो पुराना ऐड दिखा दिया, और उसके बाद पूरी स्टोरी उन्होंने डाल दी कि जी 9/11 के अंदर जो पूरी मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान से पकड़ा गया था और ये हुआ था वो हुआ था। हालांकि 9/11 में किसी पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो 11-12 जितने लोग थे वो सारे के सारे नॉन पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने कहा जी ये वो उठा गया। और अच्छा हुआ ये कि बस वो लकीर की फ़कीरी के अंदर पाकिस्तान के एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ ग्रुप ने उसको एज इट इज़ पूरा राइटअप उठा लिया और उसने उठा के जो है यहाँ पे डाल दिया। और वो जब वहाँ से वो डाला तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ट्रोलिंग शुरू हुई। पहले दिन तो नेचुरली हमें बहुत मार पड़ी, दूसरे तीसरे दिन जब लोगों को चीज़ समझ आनी शुरू हुई कि ये शुरू कहाँ से हुई था, तो फिर लोग हमारी सपोर्ट में आए। ओवरऑल 2.5-3 दिन वो चीज़ ट्रेंड करती रही, और पहले दिन तो जो नेगेटिव ट्रेंड था, सेकंड थर्ड डे इट वाज ऑल अबाउट 30 मिलियन एंड काउंटिंग एंड 35 मिलियन एंड काउंटिंग। द ट्रेंड वाज 30 मिलियन एंड काउंटिंग की, इतना ज़्यादा उसकी पोस्ट की रीच थी। तो जब हमने बाद में पता लगा और जब मैंने पूरे मीडिया मॉनिटर किया, खैर बाय द वे जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे उसका जो थी वो वहाँ पे भी पहुँचा हुआ था, तो वहाँ पे फ्रेंच टीवी वाले कैमरा पकड़ के खड़े हुए थे और हमारी ट्वीट का उन्होंने हाथ में प्रिंट लिया हुआ था एंड दे वर इंटरव्यूइंग पीपल कि आप इस जहाज़ पे आए हैं तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो मैंने देखा एंड आई हैड नो आइडिया कि क्या है। तो मैंने जब उसको देखा तो मैं चला गया, मैंने कहा जी एक्सक्यूज़ मी व्हाई आर यू होल्डिंग दिस। उसने कहा जी हैव यू सीन दिस। मैंने कहा यस आई मेड इट। ओह वेरी गुड। उन्होंने कैमरा खोला, उन्होंने कहा जी आप बताएं आपने क्या किया। मैंने कहा जी ये है, नॉर्मली एविएशन की जो भी चीज़ें बनती हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती है। वन आपका एक ब्रांड एलिमेंट होता है विच इन दिस केस इज़ योर एयरक्राफ्ट। द अदर थिंग इज़ आपका एक डेस्टिनेशन का लैंडमार्क होता है विच इन योर केस इज़ आईफिल टावर। तो दोनों चीज़ें उसके ऊपर हैं, बट इन नो लॉजिकल माइंड एनीबॉडी वुड थिंक कि ये जाके जहाज़ उसके अंदर मारेगा, ठीक है, बिकॉज कोई खुद से कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता। लेकिन उस तरीके से हुआ ना, वो एक निकली कोई। अच्छा वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं हुआ, यूरोप के अंदर ज़्यादा मसला नहीं हुआ इवन, बल्कि इनफैक्ट फ्रेंच एम्बेसी वालों ने बुलाया हमें और आके एंड दे हैड अ वेरी लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन। इट वाज ऑल फन एंड गेम्स कि यार देखो क्या आपने बड़ा ब्रिलियंट कैंपेन की और किस तरीके से ये पूरी चीज़ हुई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली फिर ज़रा इस पे गड़बड़ हुई क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर से चीज़ें आ गई। सेकेंड थर्ड डे इट वॉज मैनेज्ड, बट हैविंग सेड दैट फ्रॉम हाइंडसाइट नोबडी हैड एक्चुअली थॉट कि ये चीज़ इस तरीके से देखी जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये आपके जहन में चीज़ ना डालूँ और आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पक्का दिखा के रखूँ, किसी नॉर्मल इंसान के जहन में ये बात नहीं आएगी कि यार ये देखो है, अनलेस आई पॉइंट इट आउट कि यार देखो ये तो जहाज़ हल्का सा लेफ्ट होके जा रहा है तो ये लेफ्ट होके दूसरे में जाएगा। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड वी आर ग्लैड इट्स ओवर नाउ। चले सर, मैं बिफोर यू गो एक आखिरी सवाल ये था, PIA है ना, आपने हमारे साथ जब भी पहले डिस्कशन की आपने हमेशा कहा कि नेशनल फ्लैग बैरियर पे ना बहुत आयज़ होती हैं, और हमने ये देखा कितने लोगों ने PIA की ऑक्शन देखी। मुझे बड़ा फैसिनेट की ये बात, तमाशा पे देख रहे हैं, TV पे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, मतलब एज एन इंटरेस्टिंग है ना, कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कोई और ऑक्शन पे कोई बंदा देख रहा हो कुछ। यूर इन्वॉल्व्ड इन ब्रांड्स मार्केटिंग, अभी हमारी कॉन्वर्सेशन भी हुई। Does the importance of PIA's brand diminish over the years now because it's not state owned? For example, और बहुत सारी एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू, फ्लाई जिना, XYZ, एयर सियाल are not given as much scrutiny as PIA. ये तो फैक्ट है। आंखें are always on the flag bearer, right? Will that change now, do you think? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए बिकॉज ये एक ऐसे अनचार्टेड टेरिटरी है जिसके ऊपर अभी तक हम गए ही नहीं। आई नीड टू स्टडी अबाउट इट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल PTCL जब TIP हुआ करता था तो क्या वो भी उतनी स्क्रूटनी के अंदर गुजरता था जितने PIA गुजर रही है, और क्या वो PTCL कन्वर्ट होने के बाद भी उतनी स्क्रूटनी उसके ऊपर रही या नहीं रही, इज समथिंग दैट माइट बी मोर रेलिवेंट हेयर। बैंकिंग सेक्टर के अंदर HPL ठीक है, हबीब बैंक होता था तो अब वो HPL बन गया, तो आई थिंक उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाई है बनिस्बत यू नो व्हाट इट वाज बिफोर, सो दैट नीड्स टू बी सीन। बट यू नो आई विल जस्ट से दिस थिंग फ्रॉम ब्रांड स्टैंड पॉइंट, या जो मेरी तरह के ब्रांड के स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए ब्रांड क्या है, ब्रांड रिकॉल है, ब्रांड एक प्रॉमिस है, ब्रांड एक रिकॉल है। आपका नाम पूरी दुनिया जानती है तो 50% आपका ब्रांड का काम हो गया, ठीक। पाकिस्तान में हम उस दिन बल्कि इनफैक्ट HPL के अंदर बैठे हुए थे तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके चेयरमैन है अलाना साहब, उस दिन उन्होंने बैठ के बात की कि जब व्हेन ही टुक ओवर HPL, तो आज से 20-25 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम पे ही
कंडक्टेड अ सर्वे और उस टाइम पे पता लगा कि जी पाकिस्तान के सबसे प्रोमिनेंट ब्रांड में से इट वाज PIA, हबीब बैंक एंड PSO. ठीक है, दे वर द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट ब्रांड्स इन पाकिस्तान. और उन्होंने कहा कि जी मैंने कंसिस्टेंटली इतना अर्सा मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और इवेंचुअली नाउ आई एम द सेकंड मोस्ट नोन एंटिटी इन पाकिस्तान एंड PIA स्टिल इज़ ऑन द टॉप. सही है. हम जब अपने ब्रांड मैनेजर्स की जगहों के ऊपर बैठे होते हैं, हमारे कॉम्स के लोग इकट्ठे जाके बैठे होते हैं, तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है ब्रांड के अंदर, ब्रांड परसेप्शन बिल्डिंग के अंदर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियोज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनियां जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं. लेकिन हम अक्सर ही बात करते हैं कि अभी हम बाहर निकल के मैं तेरी कंपनी का नाम बोलता हूँ तो उसको नहीं पता होगा. हाँ, तेरे एक आध प्रोडक्ट का नाम उसको पता होगा, बट दे वुड जनरली नॉट नो कि ये कंपनी जो है ये क्या करती है, या लेट्स सपोज तुम्हारी ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है. बट PIA आप किसी रेडी वाले से पूछें, आप किसी फ़कीर से पूछें, किसी गांव में जाके किसी से पूछें जो PIA का कस्टमर शायद ना हो, उसको भी पता है कि भाई PIA है तो एक हवाई कंपनी है और अगर एयरपोर्ट है तो ये भी PIA है. तो रिकॉल जो है ना PIA का वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा रिकग्निशन है इसकी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर. मेरे ख्याल में जितनी दुनिया मैं फिरा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वर्क फॉर PIA, लेकिन जनरली पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी प्रोडक्ट अगर लोगों को पता है ना तो वो सिर्फ PIA है. उनको नहीं पता कि ये कपड़े बनाने वाली कंपनी जो है ये भी है या नॉट एट दैट लेवल. बिल्कुल सही. पाकिस्तान वो रिकॉल अपनी जगह पे रहेगा. अच्छा, अब सिर्फ स्टोरी उसके ऊपर ये है कि लेट्स सपोज इफ द न्यू ओनर स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू द ब्रांड एंड दे डिलीवर ऑन द प्रॉमिस, व्हिच इज़ द अदर एट्रीब्यूट ऑफ द ब्रांड मैनेजमेंट साइड, कि जी आप वो प्रॉमिस क्रिएट कर दें लिंक्ड विद दैट ब्रांड, हिस्ट्री, हाँ कि जी है और लेगेसी है और अच्छी सर्विस है और प्रॉमिस ऑफ ग्रेट सर्विस है. अगर लेट्स सपोज वो क्रिएट करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि एम्पलीफाई होगा इससे ज़्यादा. और स्क्रूटनी रहेगी, और स्क्रूटनी इज़ अ गुड थिंग बिकॉज स्क्रूटनी ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज. आप हमेशा यू आर वरिड, यानी लेट्स सपोज आपकी फ्लाइट डिले हो जाए तो यू आर मोर कंसर्न अबाउट प्राइवेट कैरियर्स बिकॉज आपको पता है कि थोड़ी देर बाद अभी टिकट चलने शुरू हो जाएंगे TV के ऊपर और फिर उसके बाद लोगों ने वीडियो बना के भेजनी शुरू कर देनी. तो दैट इज़ वाई वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज. ऑन दी अदर हैंड बाकी जो एक निजी एयरलाइन कह के वो पूरी की पूरी गेम खत्म हो जाती है. अब किसी को क्या पता निजी एयरलाइन कौन है और ये P फलानी फ्लाइट किसकी है और E फलानी फ्लाइट किसकी है. सो इन दैट सेंस तो वो स्क्रूटनी इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग. और वो क्या कहते हैं, देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी. सो आई थिंक स्क्रूटनी शुड रिमेन देयर. प्रॉमिस क्रिएट कराते हैं तो there is nothing that can beat PIA in terms of its brand recognition and recall and value. चलें सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. इंटरेस्टिंग टाइम्स में आप रहे. Always a pleasure. All the best. All the best. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.